स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक भारत का परमाणु बम तैयार करने की पूरी कहानी को जानेंगे। भारत ने किस प्रकार परमाणु परीक्षण किए और किस प्रकार पूरे विश्व को भारत ने यह दिखा दिया कि वह भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। देखिए शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, होता क्या है कि 1944 में होमी जहांगीर भाभा जो थे उन्होंने कुछ परीक्षण किए थे और इस समय भारत गुलाम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो क्रांतिकारी की आग थी वो बढ़ रही थी। तो ऑटोमेटिक क्या होता कि हमारे विज्ञान को और वैज्ञानिकों को दोनों को मौका मिल रहा था कुछ परीक्षण करने के। तो होमी जहांगीर भाभा ने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें दूसरे विश्व युद्ध से सीख करके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए जो स्वतंत्र भारत को सुरक्षित रखेगा। और इसी के तहत उन्होंने कांग्रेस में प्रस्ताव दिया कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे बम बनाने चाहिए या कुछ ऐसे तरकीब निकालने चाहिए जिनसे क्या हो सके, जिनसे देश को सुरक्षित रखा जा सके। इसके तहत जब कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो कांग्रेस ने इसे हल्के में लेके ठीक है बोला कि ठीक है आप इसको परीक्षण करो। तो होमी जहांगीर भाभा ने TIFR जो टाटा कंपनी के अधीन आता है उसमें परीक्षण करना शुरू किया, उसके अधीन रह करके। और इस परीक्षण को करते हुए वो पहले अध्यक्ष बने न्यूक्लियर पावर स्टेशन के, जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर सबमिशन था। उसके बाद होता क्या है कि भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ पर नई सरकार बनी जो भारत की अपनी थी। उसके बाद ये कहानी जो था चलते रहा अच्छा से, और चलते चलते क्या हुआ कि अब भारत को एक बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसा समय का मतलब आभास हुआ जब 1962 में पहली बार भारत जो था वो चाइना से हारा। और चाइना से हारने के बाद भारत को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि अभी तक उसने क्या क्या गलतियां की हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। 1964 में चाइना अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। पहला परमाणु परीक्षण करने के बाद क्या होता है कि भारत को इससे क्या होता है, भारत की सरकार या भारत के लोगों को बहुत ही ख़राब फील होता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा जीत था चाइना का और वो एक दबदबा कायम करना चाहता था शुरू से ही भारत पर, और उसे मौका मिल चुका था, उसके पास परमाणु हथियार था। तो इस चीज़ को समझते हुए विक्रम साराभाई ने 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के पास एक लेटर भेजा कि सर हम लोग को परमाणु परीक्षण करना होगा। परमाणु परीक्षण करने के बाद ही हमारा देश क्या होगा, चाइना को जवाब दे पाएगा, वरना वो कभी भी क्या कर सकता है हम पर अमेरिका के जैसा, जो अमेरिका ने किया था हिरोशिमा नागासाकी में, वैसा कुछ अगर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने इस बात को हल्के में लिया और इसे कोई बिना हवा दिए या फिर कुछ भी नहीं किया, इसमें उन्होंने इसे खाली बस्ते में डाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं आता है। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और ये सरकार जो था ये थोड़ा एक्टिवेट थी इस चीज़ में। देखिए मानना होगा आपको कि इंदिरा गांधी ने ये काम को बहुत बेखूबी, बहुत अच्छाई से किया। उन्होंने उस समय के जो हमारे जो परमाणु संगठन के जो मैन थे उनका नाम था राजा रमन, और राजा रमन जी को जो DRDO के अध्यक्ष भी थे उस समय, उन्हें यह अनुमति दिया कि हाँ आप परमाणु परीक्षण करो, और परमाणु परीक्षण करके क्या करो कि आप एक ऐसा रूट कायम करो जिससे हमारे देश के अगल बगल के जो भी देश हैं उन्हें क्या हो, डर पैदा हो जाए या उन्हें भी पता चले कि भारत एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। और उनके प्रयासों से, ठीक है, राजा रमन जी के प्रयासों से 1967 में हमारा पहला परमाणु परीक्षण शुरू होता है। पहला परमाणु परीक्षण शुरू होता है, हुआ नहीं है अभी तक, 1967 में शुरू हुआ है, ठीक है। और शुरू होने के बाद 1974 में, ठीक है, 1974 मई में, ठीक है, इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री पद रहते हुए पहला परमाणु बम हमारे देश में परीक्षण में सफल होता है, और इससे पूरा विश्व स्तब्ध हो जाता है, जिससे चाइना जो होता है उसको बहुत ज़्यादा किरकिरी होता है और वो लगातार UN में चिल्लाता है कि भारत ने क्या किया है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, भारत ने जनहानि किया, ये वो बहुत बोलता है। तो भारत सामने से पक्ष रखता है कि देखिए ये जो परीक्षण था, इस परीक्षण का नाम ही भारत ने रखा था स्माइलिंग बुद्धा। मतलब ये परीक्षण सिर्फ एक ऐसा परीक्षण था जिसमें हम अपनी रक्षा के लिए इसका उपयोग करेंगे। हम कभी भी किसी देश पर वार नहीं करेंगे, जब तक कोई मेरे ऊपर वार नहीं करेगा तब तक हम कोई भी देश पर वार नहीं करेंगे। तो इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए इस परीक्षण के तहत क्या हुआ कि भारत को बहुत देशों के साथ क्या हुआ कि शत्रुता का सामना करना पड़ा, जिसमें तो सबसे नंबर 1 इधर चाइना और उधर पाकिस्तान था। इन दोनों देशों ने क्या किया, अमेरिका को उकसाना शुरू किया। तो अमेरिका उसी समय से लग जाता है भारत के पीछे, और इसके लिए अमेरिका अरबों रुपया खर्चा करके
4 सैटेलाइटों को भारत के ऊपर केंद्रित कर देता है। ये 4 सैटेलाइट जो होता है एक नियम के तहत भारत का जो पूरा बोल सकते हैं एरिया रहता है उस पर मंडराता है, और अमेरिका इसके लिए बहुत कड़ी नज़र रखता है। उसके पास ऐसे सैटेलाइट हैं जो भारत के सैनिकों के घड़ी के समय को बताने में सक्षम थे। इतना जूमर सैटेलाइट था उसके पास, इतना जूमर कैमरा वाला सैटेलाइट उसने लगा दिया था, और कड़ी पैनी नज़र रखा था अमेरिका ने भारत के ऊपर। लेकिन भारत भी बहुत चतुर था, भारत भी लगातार क्या कर रहा था, अपने परमाणु परीक्षण में लगातार नए नए बदलाव कर रहा था, जिसका भनक भी वो किसी को लगने नहीं दे रहा था। और इसका एक उदाहरण आता है सामने पोखरण में। देखिए, पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में ही हुआ था, ठीक है, और दूसरा परमाणु परीक्षण वो जो हो रहा था वो भी पोखरण में ही होने वाला था। और इसका पूरा बायोग्राफी जो था, पूरा बोल सकते हैं कि मैनेजिंग, ये मात्र 4 से 5 लोगों को भी पता था। खुद केंद्र सरकार के कुछ बड़े बड़े मंत्रियों को भी पता नहीं था कि भारत परमाणु परीक्षण में क्या कर रहा है। तो जब इंदिरा गांधी थी उन्होंने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया, और उसके बाद चाइना जो था इसको विश्व मंच पे ले जाके उठाने लगा, बात को बहुत ज़्यादा उठाया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। भारत ने साफ साफ कर दिया था, इंदिरा गांधी जी का भी साफ साफ कहना था कि ये जो मैंने परमाणु परीक्षण हम लोगों ने किया है, इस परमाणु परीक्षण का मेन उद्देश्य यही है कि हम बस अपनी रक्षा का उपयोग करेंगे, हम कभी भी सामने वाले को नहीं मारेंगे जब तक वो हमको छेड़ेगा नहीं। मतलब सीधा तौर पर कि जब तक कोई देश भारत पर आक्रमण नहीं करेगा परमाणु बम से, तब तक भारत परमाणु बम का उपयोग नहीं करेगा। ये पहला नियम था। दूसरा ये था कि भारत ने ये कसम खाया है कि जो देश के पास परमाणु बम नहीं है वो कभी उस पर परमाणु बम से हमला नहीं करेगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदुओं के कारण भारत को यूएन में सपोर्ट मिल जाता है। और इजराइल और रूस, ये दोनों देश बहुत मदद करते हैं भारत का। वो ये रूस ऑटोमेटिक वीटो ले आता है कि नहीं, भारत को इसका अधिकार मिलना चाहिए। जब सभी लोग कर रहे हैं, जब बहुत देश कर रहा है, अब पाकिस्तान जैसा देश भी इसमें लगा हुआ है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? उसके पास एबिलिटी है तो करने दो उसको। और इसके तहत क्या हुआ कि भारत को ये बहुत आसानी से क्या हुआ, इसमें जीत हासिल हुई। इसके बाद भारत का मन और ज़्यादा ये हुआ, यानी बढ़ा, और भारत ने फिर से इसका तैयारी शुरू कर दी है। और इस तैयारी में इस बार समय आता है 1998 का। देखिए, 1998 से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान भी भारत से पहले ही परमाणु परीक्षण कर चुका था, ठीक है। उसका कुछ डेट था, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। 28 मई को पाकिस्तान जो था, 28 मई 1998 को चंगाई डिस्ट्रिक्ट में, जो बलूचिस्तान के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। ये जो बलूचिस्तान का एरिया था, ये काफ़ी सुनसान एरिया है, यहाँ मानव बस्ती है नहीं, तो उन लोग को, और वो एरिया थोड़ा जंगली टाइप का है, तो वहाँ पर उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसमें पूरा सपोर्ट चाइना और अमेरिका ने पाकिस्तान का किया था, पूरा सपोर्ट। चाइना ने उसको फॉर्मूलाज दिए थे और अमेरिका ने उसके ऊपर सैटेलाइट छोड़ने का तो या नज़र रखने का कोई तो ठेका उठाया नहीं था, लेकिन भारत पर उनका कड़ी नज़र था। अब भारत भी इस चीज़ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था उस समय, 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो सही में बहुत डेंजर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपना ऐसा परमाणु परीक्षण कर चुका है जो बहुत ही क्या है, घातक था। तो भारत को इस अपने तैयारियों का अब पूरा प्रतिफल तैयार करना था, मतलब जो उतने दिन से उसने तैयार किया था उसका रिएक्शन अब करना ही था। और इसके लिए क्या किया, भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 58 इंजीनियर, आर्मी इंजीनियर जो थे, और डीआरडीओ के अध्यक्ष उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, तथा डॉक्टर आर चिदम्बरम को चुना, और उनके साथ पोखरण 2 में, यानी पोखरण में ही उसका नाम, मिशन का नाम था पोखरण 2, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आर्मी बटालियन को बुलाया गया, और इस प्रोग्राम को, यानी परमाणु विस्फोट के प्रोग्राम को, रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अमेरिका लगातार अपने CIA, जो उसका गुप्तचर एजेंट होता है, जैसे भारत का रॉ है, उसी तरह अमेरिका CIA द्वारा बहुत पैनी नज़र रख रहा था भारत पर। लेकिन भारत के वैज्ञानिक जो थे, उन्हें इस तरह से यहाँ पर तैयार किया जाता था, उन्हें आर्मी का कपड़ा पहना करके उन क्षेत्रों में ले जाया जाता था जहाँ पर परमाणु का रिसर्च होता है, उन्हें आर्मी का ड्रेस में। और कोई भी पूछता था या कोई पता लगाता था कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो लोग बोलते थे हम लोग बस ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेलने कूदने के लिए आए हैं, या फिर आर्मी का जो कैंप है उसका ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं, बस वहाँ के लिए आए हुए हैं, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और वहाँ पर कुछ दूर में, लगभग उस जहाँ पर पोखरण में, जहाँ पर परमाणु ये बन रहा था, रिसर्च सेंटर बना था, उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर, या बोल सकते हैं कि 80 किलोमीटर दूर कुछ गांव थे। तो उन गांव वालों को भी पता नहीं था कि यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंशियल था, इतना ज़्यादा गुप्त था कि वहाँ के लोगों को भी, लोकल लोगों को पता नहीं था। लेकिन CIA हाथ धोके पड़ा था, जो अमेरिका का बोला गुप्तचर एजेंट था।
और साथ ही साथ अमेरिकन सैटेलाइट इस पर कड़ी नज़र रखी थी कि ये अचानक एक आर्मी का ग्रुप क्यों यहाँ स्थापित हो गया। और भारत ये काम तब करता था, परमाणु परीक्षण तब करता था और उस पर रिसर्च तब करता था जब अमेरिकन सैटेलाइट अपनी ध्रुवीय क्षेत्रों में अपना दिशा बदलते थे। मतलब देखिए, जब भी कोई सैटेलाइट अपना दिशा बदलता है ना, तो वो क्या करता है, उस समय उसका जो कैमरा होता है वो बंद हो जाता है, तो वो अपना क्षेत्र से उठ के दूसरा क्षेत्र में जाएगा, तब कैमरा बंद होगा। और जो दूसरा सैटेलाइट है वो भी यहाँ आता था। मतलब जैसे होता है ना कि 2 वॉचमैन है, एक वॉचमैन का काम है सुबह से लेकर शाम तक का, और दूसरा वॉचमैन का काम है शाम से लेकर के रात तक का देखभाल करने का। तो उसी तरह जो होता था सैटेलाइट का काम होता था। तो दोनों सैटेलाइट जब आना जाना करते थे तो उस समय भारत को 2 से 3 घंटा का मौका मिलता था। और ये 2 से 3 घंटा भारत के जितने भी साइंटिस्ट, आर्मी बटालियन और जितना भी रिसर्चर थे, जितना भी इंजीनियर थे, सब दिल लगा के काम करते थे और वो लोग नए परमाणु बम को तैयार करते थे। इस तरह करके भारत ने कुल 6 परमाणु बम बना दिए और 6 परमाणु बम का परीक्षण जो था वो 11 मई और 13 मई तक किया गया, जिसमें एक परमाणु बम का परीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि भारत, अब देखिए ये गुप्त है, क्योंकि जो 6ठा परमाणु बम था उसका परीक्षण भारत ने क्यों नहीं किया और अगर किया है तो उसका क्या परिणाम आया ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन 5 परमाणु बम जो था, जिसका नाम था शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4 और शक्ति 5, ये पांचों बहुत ही ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। देखिए, एक परमाणु बम जो था शक्ति 5, ये 45 किलोटन का फ्यूजन बम था, जिसको हाइड्रोजन बम भी बोला जाता है। और भारत ने पहली बार हाइड्रोजन बम को दुनिया को दिखा दिया था कि हाइड्रोजन बम होता कैसा है, ये भी आपको मानना होगा। इसका परमाणु मॉडल बहुत ही डेंजरस था, जिसको देख करके अच्छे दुश्मन देशों की रूह कांप जाती थी। और इस परीक्षण को जब भारत ने किया, ठीक है, 1998 में मई में जब भारत ने इस परीक्षण को किया तो पूरा विश्व स्तब्ध हो गया कि अरे भारत ने फिर अभी क्या नया ये कर दिया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि भारत फिर ऐसा कुछ करेगा। क्योंकि पहली बार जब हुआ था तो क्या हुआ था, पूरा विश्व निंदा कर रहा था, लेकिन इजराइल और रूस जो था ये दोनों देश भारत के सपोर्ट में थे और इस बार भी दोनों देश सपोर्ट में थे। और इजराइल और रूस तो पहले से वीटो पावर का देश है, उसने फिर वीटो खड़ा कर दिया कि भाई भारत सही किया है, भारत का पूर्ण समर्थन उसको मिल जाता है। और इस तरह से भारत ने क्या किया, दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया। देखिए, इस पूरा मैनेजमेंट को आप जानते हैं ये एक फिल्मी कहानी का जैसा है। बताते हैं क्यों, क्योंकि जब ये परमाणु परीक्षण हो रहा था या इसको करना था तो सभी के नामों को गुप्त रखा गया था। मतलब यहाँ पर अगर रेडियो में बात होता था या फ़ोन में बात होता था तो सबको एक कोडवर्ड से नाम होता था। जैसे कि मान लीजिए कि साइंटिस्ट अगर जो हम लोग का वहाँ काम कर रहे थे, तो अगर कोई बड़ा ऑफिसर या फिर केंद्र सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी जी फ़ोन करते थे ना APJ अब्दुल कलाम को, तो वो फ़ोन में ऐसे बोलते थे कि तब क्या सीरिया आ चुकी है, अपने कैंटीन में नाश्ता कर रही है। इसका मतलब सीरिया मतलब होता है साइंटिस्ट, और नाश्ता कर रही है मतलब रिसर्च चालू है, साइंटिस्ट सब रिसर्च चालू किया है। तो ऐसे कोड वर्ड के साथ, कोड वर्डों के साथ बातचीत होता था ताकि अमेरिकन एजेंसियां और भारत के दुश्मन देशों को इसके बारे में पता नहीं चल जाए। और सबके अलग अलग नाम थे, किसी का माइक था, किसी का अल्फा था, किसी का ब्रावो था। जितने भी उसमें जुड़े हुए लोग थे सबका कोड वर्ड में नाम था। साथ ही साथ वहाँ एंट्री बैन था, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता था। आर्मी का एक बहुत बड़ा घेराबंदी लगा हुआ था जो 24 घंटा इस पर पैनी नज़र रखता था। CIA के जितने भी अधिकारी थे वो कुत्तों की तरह वहाँ घूम रहे थे, क्योंकि किसी तरह उन्हें मौका चाहिए था कि भारत अंदर कर क्या रहा है। तो जब सैटेलाइट से कवरेज होता था ना, तो भारत क्या करता था कि पहले तो 6 जो परमाणु बम था उनको मुख्य रूप से कुछ गड्ढे बनाए गए कुएं के आकार का, और उन गड्ढों में भर दिया गया और उसके ऊपर बालू डाल करके उसे क्या किया, टापू का जैसा बना दिया, मतलब बालू का पहाड़ बना दिया। और वहाँ से मोटे तार के द्वारा उस तार को बालू के अंदर छुपा कर, क्योंकि राजस्थान पोखरण जो है वो एक राजस्थानी एरिया, डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट में तो बालू रहता है, तो बालू के अंदर से उस मोटे तार को छुपा कर ज़मीन के अंदर से ले गए और उसे जो गुप्त जगह था जहाँ पर रिसर्च होता था वहाँ से उसको क्या किया गया, रिमोट के द्वारा ब्लास्ट करवाया गया था। और जब ये ब्लास्ट हुआ था तो बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था वहाँ पर, और इससे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंटरनेशनल टीवी में आके ये कहा कि भारत अब पूरी तरह परमाणु संपन्न देश बन चुका है और अब भारत जो है उस श्रेणी में आ जाएगा जिस श्रेणी में पहले से चीन, अमेरिका, रूस और जापान जैसे देश हैं। इस परीक्षण के बाद जापान और अमेरिका को बहुत ज़्यादा तितकी लगा, क्योंकि पाकिस्तान का उस समय ये सगा था। तो पाकिस्तान ने ये आवाज़ उठा दिया कि ये हम लोग को बर्बाद कर देगा। इसके लिए अमेरिका ने भारत को फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ़ोन किया और उनको वार्तालाप के कहा कि आपने इसके लिए किससे अनुमति ली।
तो आपने अनुमति नहीं लिया है, इसलिए आपको एनपीटी पे साइन करना होगा। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं एनपीटी क्या है। तो एनपीटी न्यूक्लियर पावर ट्रांसफॉर्मर है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी देश अगर उसमें साइन करता है तो वो प्रतिबंध हो जाता है, उस पर बैन लग जाता है कि वो कोई भी परमाणु प्रशिक्षण नहीं कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ साफ कहा कि मैं किसी के दबाव में आके उसमें साइन नहीं करूंगा। अगर मुझे साइन करवाना है तो आप सब भी साइन करेंगे, जो देश परमाणु संपन्न देश है। और भारत ने तभी अमेरिका से कहा कि अगर मैं एनपीटी पे साइन करूंगा तो सभी देश को इसमें साइन करना होगा। जिसके बाद भारत पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, लेकिन भारत ने इस पे साइन नहीं किया। इसके लिए लगातार पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका को बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत को साइन करवा लो, लेकिन भारत ने 2 कागजातों पे साइन नहीं किया, एनपीटी और सीटीबीटी पर। इन दोनों पर सिग्नेचर नहीं होने के कारण भारत को अभी तक अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है। और ये प्रस्ताव भी रखा गया कि जिस दिन भारत इन दोनों पे साइन करेगा उन्हें स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। लेकिन भारत ने बेफिक्र होकर कहा कि मुझे अस्थायी सदस्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एनपीटी और सीटीबीटी पे साइन नहीं करूंगा। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ हुआ नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान का जो राग लापने का टाइम था वो खत्म हो चुका था। भारत अब अपने नए अवतार में था। लास्ट में पूरे विश्व को अपनाना पड़ा कि नहीं, भारत ने जो किया था बिल्कुल सही किया है। और देखिए, आपको एक चीज़ मानना होगा कि इजराइल पहला देश था जिसने भारत को फ़ोन किया, अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन किया और बधाई दी कि आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है। ये बहुत बड़ा, यानी बोल सकते हैं अच्छा बात था कि भारत और रसिया, इजराइल और रसिया जैसे देश भारत के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहे हैं शुरू से और मित्र देश हैं। आज भी इजराइल, रसिया जो है भारत के सबसे सगे हैं। आज अमेरिका भी भारत की तरफ आ चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि भारत जो है जो भी कदम उठाता है वो पूरी तरह अच्छा और साफ सुथरा होता है, और ये आतंकवाद के लिए ही ये सब कर रहा है। इसीलिए आज पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जहां एक और, वहीं दूसरी ओर भारत क्या कर रहा है, आतंकवाद का सफाया कर रहा है। तो देखिए, आज का जो क्लास हुआ इससे हम लोग ये सीखे कि किस तरह भारत में परमाणु प्रशिक्षण हुआ, इसमें किन किन लोगों का हाथ था। याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, पहला व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु बम का परीक्षण करने का आवेदन दिया था कांग्रेस पार्टी को, जो जब भारत गुलाम था 1944 में। उसके बाद विक्रम साराभाई ने 1965 में प्रस्ताव दिया था। उसके बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी के समय 1974 में क्या हुआ, भारत में पहला बार परमाणु परीक्षण हुआ। लेकिन ये उतना सक्सेसफुल, मतलब ये बस था कि हाँ हो गया, परमाणु परीक्षण हो गया, बस यही था। जैसे होता है ना कि कोई आदमी एक स्मार्टफोन लिया तो बस 1 GB का रैम है तो स्मार्टफोन। लेकिन बाद में 1998 में भारत का ताकतवर 5 परमाणु बमों का क्या हुआ, परीक्षण हुआ था। टोटल 6 थे, लेकिन 1 को गुप्त रखा गया। अब वो परीक्षण हुआ या नहीं हुआ ये इसके बारे में कुछ पता नहीं है, किसी को नहीं है, ना न्यूज़ में कहीं हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन 5 मुख्य रूप से हुआ था, जिसमें एक हाइड्रोजन बम भी था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आराम से सॉल्व किया। आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, जरूर लाइक करिए। आप लोग देखिए लाइक नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी व्यूअर हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।